कश्मीर की समस्या की जड़ पाकिस्तान है, जिसकी शाखाएं अलगाववादियों और आतंकवादियों के रूप में कश्मीर में फैली हुई हैं। कश्मीर के इन्हीं दुश्मनों और भारत के गद्दारों ने धरती के स्वर्ग कश्मीर को नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब कश्मीर को फिर से धरती की जन्नत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया पैगाम भेजा है और कश्मीर की नई पॉलिसी का ऐलान भी कर दिया है। भारत की आजादी के 71वें साल के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कश्मीर के लोगों को अपने दिल की बात बताई। उन्होंने साफ साफ कहा कि कश्मीर में मुट्ठी भर अलगाववादियों के पैतरे और फैसले अब नहीं चलेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी कश्मीर के लोगों से अपील की कि वो किसी के बहकावे में न आए। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में कहा कि कश्मीर की समस्या गोली या गाली से नहीं सुलझेगी, कश्मीर की समस्या गले लगाने से सुलझेगी। उन्होंने कश्मीर के चंद भटके लोगों से अपील की कि वो मुख्य धारा में लौटें, बातचीत करें, क्योंकि लोकतंत्र में बात करने का अधिकार सबको है। मैं जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, अलगाववादी, मुट्ठी भर अलगाववादी, ये अलगाववादी जिस प्रकार के नए नए पैंतरे रखते रहते हैं, लेकिन उस लड़ाई को जीतने के लिए मेरे दिमाग में विषय साफ है। न गाली से समस्या सुलझने वाली है, न गोली से समस्या सुलझने वाली है। समस्या सुलझेगी हर कश्मीरी को गले लगा करके सुलझने वाली है। बंदूक क्यों है 6 लाख की हमारे बच्चों के, जिनके हाथ में पेन होना चाहिए? हमारे बच्चों के हाथ में जहां किताब होनी चाहिए वहां पत्थर क्यों है? दुनिया में कहीं भी कोई भी इस्लामी मुल्क बंदूक नहीं बनाता, मगर अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान मुल्कों के बच्चों के हाथों में बंदूकें हैं और मारामारी चल रही है। कश्मीर के लोगों को गले लगाने की पेशकश का क्या असर होगा, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन आतंकवाद और अलगाववाद से निपटने में सख्ती के अपने वादे पर सरकार कायम है। उसकी मिसाल आज भी देखने को मिली। कश्मीर में आतंकवादियों की फंडिंग के मामले में एनआईए ने आज श्रीनगर, बारामूला और हंदवाड़ा में 12 जगहों पर छापेमारी की। आतंकियों की फंडिंग के मामले में 7 अलगाववादियों की गिरफ्तारी के बाद घाटी में पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है, ये दावा एनआईए ने भी किया है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि कश्मीरियों को गले लगाने और आतंकवादियों से सख्ती की नई नीति जरूर रंग लाएगी। जो फौजियों के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, आतंकवादी सिक्योरिटी कैंपों के ऊपर हमला कर रहे हैं, आतंकवादी पुलिस, अभी डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस को वहां पे मार दिया, तो ये किस तरह की शांति वार्ता हो सकती है? किस तरह की हम उनको प्यार से उनको समझा सकते हैं कि ये कोई भड़क के कोई कदम उठा लेते हैं, फिर उसमें मार पड़ती है, फिर माफी मांगने की जगह ये नई 2-4 कोट कर देते हैं। ये समझ में नहीं आता ना कि गाली गोली की किसने हरकत की वहां? किसने कहा था जाके आप अपने संघियों को, भाजपाइयों को भेज के वहां कूद फांद करिए? अच्छी खासी वैली में चल रहा था। 10 साल मनमोहन सिंह के अंदर शांति की तरफ घुस गए थे। आप वहां बेवकूफों की तरह घुस जाएंगे, मतलब कभी कहीं कोई कुछ करेंगे, कभी उल्टे सीधे बयान देंगे, तो यही सब हरकत होगी। ने कुछ ऐसी बात की थी पहले, पर उससे भी आगे बढ़ के प्रधानमंत्री ने ये बात कही है। उन्होंने तो गोली और बोली की बात की थी, इन्होंने गोली की जगह भाईचारे की बात की है, तो एक कदम आगे गए हैं और बड़ी पॉजिटिव चीज है ये। और जहां तक टेररिज्म का सवाल है, जो प्रधानमंत्री ने कहा है, ये तो साफ कर दिया कि भारत टेररिज्म से लड़ने में, आतंक से लड़ने में पीछे नहीं हटेगा। हम बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि कश्मीर और कश्मीर के नौजवानों ने विशेष तौर से हमेशा अलगाववाद को शिकस्त दी है, ऐसी ताकतों को शिकस्त दी है जो ताकतें कि कश्मीर के रास्ते में रोड़ा, कश्मीर के विकास के रास्ते में रोड़ा रही हैं, और इस बार भी वही नौजवान, वही कश्मीर के लोग शिकस्त दे रहे हैं। केवल कश्मीर ही हमारा नहीं है, बल्कि कश्मीर के लोग भी हमारे हैं। पूरा देश, पूरे भारत के लोग उनसे प्यार करते हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है, वो उसी का एक बहुत जीता जागता प्रमाण है, जीता जागता उदाहरण है।
तो प्रधानमंत्री के स्टेप को बड़ा पॉजिटिव स्टेप माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने गाली गोली की बात नहीं की, बल्कि कश्मीरियों को गले लगाने की बात की है। इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पेशे से सर्जन हैं और ओडिशा बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मीम अफजल साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व राजनयिक भी हैं। रमीज मखदूमी साहब जर्नलिस्ट एसोसिएशन, जे&के यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रवक्ता हैं और लेखक और पत्रकार है। शबनम लोंजी सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती है और अलगाववादी विचारधारा की समर्थक है। अमित कौल जो कि कश्मीर में आतंकवाद के भुक्तभोगी हैं और कश्मीरी पंडितों की आवाज बुलंद करते रहे हैं। सुनीता अरोड़ा कश्मीरी महिला हैं और 15 अगस्त को लाल चौक पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे उन्होंने लगाए थे। सबसे पहले मैं चलता हूं मखदूमी साहब के पास। रमीज, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब क्या कश्मीरी लोग गले लगने को तैयार हैं? क्योंकि आपने कहा गोली और गाली नहीं चल सकते, प्रधानमंत्री ने कहा कि गोली और गाली दोनों नहीं, आइए गले मिलते हैं और इसका हल करते हैं। जी, आपने बहुत ही सुंदर सवाल पूछा है। तो मैं इसका ये जवाब देना चाहता हूं कि इस स्पीच को 3-4 तरीके से एनालाइज किया जा सकता है, जो मेरा ओन पर्सपेक्टिव है। अरे भाई, एनालाइज क्या करना, इसको एनालाइज क्या करना? अब आप गले लगाओ, कश्मीर का झंडा उठाओ, बात कहो। देख लो कौन अगर इस स्पीच का कंटेंट देखा जाए तो वो काफी अच्छा है, कंटेक्स्ट देखिए वो अच्छा है, लेकिन अब इसको प्रैक्टिकल शेप देने की जरूरत है। जैसे चिदम्बरम साहब ने कहा है, यू कैन नॉट हैव अ गन इन वन हैंड एंड एम्ब्रेस इन अनदर हैंड। कश्मीर में ह्यूमन राइट्स सिचुएशन को सुधारने की जरूरत है। इस स्पीच को प्रैक्टिकली अमलाने की जरूरत है थ्रू कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के मामले को चेक करने की। जहां तक हम इसके कंटेंट को देखें, कंटेक्स्ट को देखें, वो काफी अच्छा है, लेकिन अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। नहीं, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? जब तक आप नहीं कहेंगे हम गले लगने को राजी हैं, पहले आप गले लगिए, बैठिए टेबल पर और बातचीत करिए। लेकिन आप चाहते हैं अलगाववादी बातचीत करें, आप चाहते हैं आतंकवादियों से बातचीत हो, जो संभव नहीं है। और प्रधानमंत्री ने साफ कहा वो मुट्ठी भर है। इंप्लीमेंटेशन के लिए स्टेट को अपना रिजिड एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा, ह्यूमन राइट्स वायलेशन बंद करनी पड़ेगी, पैलेट गन बंद करना पड़ेगा, तभी इसकी प्रैक्टिकलिटी का पता चलेगा। गत 10 दिनों में कश्मीर में, दक्षिण कश्मीर में 3 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं, चाहे वो वैसामा डार हो, मोहम्मद यूनुस शेख हो। इसी हफ्ते 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। कैसे मारे गए प्रदर्शनकारी आतंकवादियों को बचाते हुए? मुझे बताओ, ये प्रॉब्लम रमीज खाली दक्षिण कश्मीर तक ही क्यों है? नहीं, दक्षिण कश्मीर तक नहीं है, ये पूरे कश्मीर में यह आग लगी है। 2008 में हमने देखा, 2010 में देखा, 2016 में देखा। ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कभी कोई इलाका ज्यादा रहता है, कभी कोई इलाका। लेकिन अगर हम देखें तो ये प्रॉब्लम पूरे इलाकों में फैली हुई है। मोतेहार किसी ने देखी है। मैं बताता हूँ, 8% इलाका है कश्मीर का, मात्र 8% इलाका। रमीज, आप हकीकत को झुटला नहीं सकते। मेरे साथ आपने कहा कि बातचीत झुटला नहीं सकते। मेरे साथ एमजे खान हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और वो इन्होंने एक सिटीजन कमेटी बनाई है। इसको हम सरकार की कमेटी नहीं कह सकते, लेकिन ये सिटीजन कमेटी को आज एक बार फिर से अनाउंस किया गया है, जिसमें 4 लोग हैं, शाहिद सिद्दीकी, कमर आगा और एक पूर्व जज साहब शामिल है, जो कि कश्मीर के लोगों से बात करेंगे, अलगाववादियों से दूर रहेंगे। एमजे खान साहब हमारे पास है। एमजे खान साहब, आपने किसके इनिशिएटिव से ये कमेटी बनाई है? आप राजनाथ सिंह जी के भी करीबी माने जाते हैं, अब भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। आपने 2013 में भारतीय जनता पार्टी भी पीस पार्टी से ज्वाइन की थी। मुझे बताइए कि इस इनिशिएटिव की प्रेरणा आपको कहां से मिली? किसने कहा कि ये इनिशिएटिव लिया जाए और इसमें लोगों का चयन किस आधार पर किया गया है, और आप क्या क्या करेंगे? क्लियर नहीं है। स्टूडियो का शोर पीछे से कंटिन्यूअस चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कल आह्वान किया है, हम सबको सराहना करनी चाहिए उसकी, पूरे देश को करनी चाहिए और कश्मीर के लोगों को खास करके, क्योंकि एक बड़ा बयान प्रधानमंत्री जी की तरफ से आया है। क्योंकि अभी तक ये कश्मीर के लोगों को शिकायत होती थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई इस तरीके का बयान नहीं आ रहा जिसमें ये लगे कि वो कश्मीर के लोगों का दुख दर्द शेयर कर रहे हैं। तो वो एक कमी भी जो कही जा रही थी वो पूरी होती है कल के बयान से। अब इसको अमल पे उतारने की बात है। कम हो गया, अच्छा आ रहा था। तो हम लोग पहले भी कश्मीर से जुड़े रहे हैं। ये ग्रुप जो 5 लोगों का है वो जाता रहा है
और लोगों के वहां दुख दर्द समझना, एक कॉमन कंसर्न्स को शेयर करना और ये बताना कि भाई दिल्ली पूरी तरीके से संजीदा है इस मामले को लेके, हालात थोड़े बेहतर हों, दोनों तरफ से एक एक कदम चला जाएगा तो एक कॉमन ग्राउंड निकलता है जहां पे लोगों की परेशानियां दूर की जा सकती हैं और की जानी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने जो एक जेस्चर दिया है, बड़ा जेस्चर है और इसलिए हम लोगों का उत्साह बढ़ा कि कश्मीर में ज्यादा लोगों से बात की जाए, ज्यादा लोगों को समझा जाए और ये देखा जाए कि उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं जो दूर की जा सकती हैं इमीडिएटली और क्या क्या है जो आगे चल के बातचीत से। तो ये जो अलगाववादी हैं उनसे बात नहीं करनी है अगर वो रीड स्टैंड ले रहे हैं इस चीज को लेकर, लेकिन अच्छे एलिमेंट कश्मीर में बहुत हैं जो चाह रहे हैं कि माहौल बेहतर हो। तो माहौल बेहतर करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सिटीजन्स इनिशिएटिव है, सिटीजन्स ग्रुप है और कश्मीर के जो एमिनेंट सिटीजन्स हैं, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे ट्रेडर्स बॉडी हो, चाहे लॉयर्स बॉडी हो, एकेडमिक बॉडीज हो, तो इन सब से बात करनी है, बार एसोसिएशन से बात करनी, मीडिया से बात करनी, तो सब लोगों से बात करना है, एक माहौल अच्छा बनाना है अंडरस्टैंडिंग का। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग प्रमोट करें, इस सिलसिले को आगे बढ़ाना है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाना है तो खान साहब ने अपना एजेंडा क्लियर करा कि ये सिटीजन्स इनिशिएटिव है। हालांकि इसमें खान साहब बीजेपी से जुड़े हैं, शाहिद सद्दकी इंडिपेंडेंट है आजकल, लेकिन कई पॉलिटिकल पार्टी से वो जुड़े रह चुके हैं। कमर आगा साहब एक एक्सपर्ट हैं, वो भी कश्मीर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो ये तीनों लोग मुझे लगता है कि एक बेहतर माहौल वहां पर लोगों के बीच पैदा कर सकते हैं। सेपरेटिस्ट से वो कोई बात नहीं करेंगे। शबनम लोन जी, क्या आप इस कमेटी से बात करने को तैयार हैं? जी, मैंने कल प्रधानमंत्री जी का ये भाषण सुना था, फिर वही शुरू हो गया। ये मुझे एको वापस आ रहा है जी। मैं फिर से ठीक कराता हूं। मैं तब तक अमित कॉल के पास चलता हूं। अमित, रमीज ने जो बात करी है आपसे, क्या रमीज की बात से आप सहमत हैं? रमीज और रमीज जैसे लोगों को मैं एक चीज बार बार कहना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री ने या भारत के किसी भी राजनीतिक दल ने या किसी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, हमें साथ जुड़कर उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि कमियां ढूंढना और बार बार ये कहना। उन्होंने पहले ही उस तर्क को ढूंढा कि हम 3-4 बातें इसमें कहनी है। मैं स्पष्ट रूप से उनको और उनके जैसे सब लोगों को ये एक बात बताना चाहता हूं, जब आप कहते हैं कि पहले प्रधानमंत्री कोई बात नहीं करते हैं, जब प्रधानमंत्री अब बात कर रहे हैं या वो कह रहे हैं कि गले लगाइए, गोली को छोड़िए, वहां की आवाम को भी अब पता चल गया है ये स्पष्ट तरीके से कि कौन उनका है कौन नहीं है। ये राजनीतिक दलों की बात नहीं है। एक प्रधानमंत्री का ये भाषण देना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने क्लियर और स्पष्ट शब्दों में बोला है कि सारी चीजों को भूल के हमें लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। आप ये देखिए कि कश्मीरी पंडित, मैं थोड़ा सा इस बात को थोड़ा इधर कर रहा हूं, 27 साल से दर इधर उधर हैं, पर क्या कोई समझ सकता है उनका दर्द? तब भी हम भी इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने कोई गोली नहीं उठाई, हमने कोई लड़ाइयां नहीं की, गालियां नहीं दी। हम तब भी, भारत हमारा देश है, अभिन्न अंग है कश्मीर हमारा, और हम प्रधानमंत्री के इस बात को बहुत सराहना देते हैं और हम चाहते हैं कि कश्मीर की जनता इस चीज को समझे और आगे उनके साथ एकजुट होकर आगे बढ़े। और मैं चाहता हूं कि रमीज जैसे लोग और बाकी लोग भी इस चीज को समझे। क्या शबनम लोन जी, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील होने के नाते, एक जानी मानी फैमिली जाने के चलते, आप हुर्रियत के लोगों को कन्विंस करेंगी कि आप अलगाववादी और सेपरेटिस्ट की भाषा छोड़ें, पाकिस्तान की बातें बोलना बंद करें? क्या आप उनको कन्विंस करेंगी या नहीं? जी, हुर्रियत की अपनी पॉलिसी है, उनका अपना लाएअमल है, तो मैं उनको कैसे समझा सकती हूँ? मगर मैं प्रधानमंत्री जी के बयान पे बात करना चाहती हूँ। कल जब प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही, 2 बातें जो उन्होंने कही जो मुझे बेहद पसंद आई। एक, उन्होंने कहा हम बोली और गोली नहीं, साथ में जो उन्होंने कहा अब्यूज नहीं। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि एक सेंटिमेंट जो वादी से कन्वे नहीं हुआ था आज तक, यहाँ का जो मॉडरेट कश्मीरी मुसलमान है, जो अपनी मेहनत करता है, रोजी रोटी कमाता है, चाहे लॉयर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, शिकारे वाला है या बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, वो बहुत हताहत है क्योंकि जो इल्जामात कश्मीरियों पे दिए गए, उन्होंने उनका सेल्फ वर्थ, उनकी अन्ना को हिट किया है। मेरा भाई है अमित, मैं इनके साथ बहुत बाकी प्रोग्राम्स में भी आई हूं, मैं जानती हूं इनके साथ बहुत ट्रेजेडी हुई है
और मुझे फख्र है अमित पे। मैंने कभी भी आज तक अमित को गलत बात करते हुए नहीं देखा। मेरी तरह तो आप हुर्रियत वालों को गलत बात करते हुए कैसे देख सकती हैं? वही मैं पूछ रहा हूँ शबनम लोन जी, आप हुर्रियत वालों को गलत बात करते हुए कैसे देख रही हैं, कैसे देख सकती हैं अगर आप एक सच्ची कश्मीरी है तो? और दूसरा मेरा सवाल, श्रीनगर में जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, भारत के संविधान ने कश्मीर को अपना अलग झंडा दिया है। अगर आप आजादी की बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान के झंडे क्यों लहराए जाते हैं और ISIS के झंडे क्यों लहराए जाते हैं? कश्मीर का झंडा क्यों नहीं लहराया जाता? भारत का झंडा क्यों नहीं लहराया जाता? अब मैं आपसे एक बात, अब आप प्रधानमंत्री ने अभी कल ही ये बात की थी और मैं खुश थी इस बात से, लेकिन आप लोग हर एक चीज को इतना ट्रिविलाइज करते हैं कि अच्छी बातों का भी फिर बाद में मकसद नहीं निकला। अब आप मुझे बताइए, अभी उन्होंने कल ही ये बात की है तो ये कहां से होगा कि आपको पता है 70 साल से ये प्रॉब्लम है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कश्मीर पे 3 जंगें हुई हैं। उस सबको बलाई ताक रख के मैं ये कह रही हूं कि एक चीज जिसकी बहुत अशद जरूरत है हमारी स्टेट में, वो जस्टिस और इंसाफ की। चाहे कश्मीरी मुसलमान है, चाहे मेरा कश्मीरी पंडित है, ये इंसाफ की जरूरत है वहां। और ये एकदम थोड़ी ना मसला हल हो जाएगा। अब प्रधानमंत्री ने ये कहा, अब हम इसका आगे लाएअमल देखें। मेहरबानी करके मैं आप सब लोगों को निवेदन करती हूं कि प्रधानमंत्री साहब ने इतनी अच्छी बात की, इसको ट्रिविलाइज ना करें। आप लोग हम क्या पट्टे पे लिख के देंगे? कोई आपको क्या लगता है हमारे पास कोई जादू है जो रातों रात प्रधानमंत्री साहब ने कल तकरीर की और आज उसका लाएअमल निकलेगा? पॉसिबल है क्या चौरसिया साहब? ऐसे थोड़ी होता है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट में लोगों को सवाल पूछते हैं। मेरे सवाल कैसे पूछे जाते हैं? सवाल क्या ग्रे शेड में भी पूछे जाते हैं? ये मैं पहली बार आपसे सुन रहा हूँ शबनम लोन जी। मैं आप ही के तमाम इंटरप्रिटेशन और आप ही के तमाम इंटरव्यूज को देखकर ये बात कर रहा हूँ। लेकिन चलिए, मैं इस आर्गुमेंट को मानता हूँ कि दिन रात में परिस्थितियां नहीं बदली जा सकती, लेकिन सवाल यही है, रमीज जैसे लोग परिस्थितियां बदलने की कोशिश भी नहीं कर रहे, वो कोशिश भी नहीं करना चाहते, नहीं चाहते और समझते भी नहीं। हम कर रहे हैं परिस्थितियां। हाँ, कश्मीरी भुगत रहा है इनजस्टिस पिछले 70 साल से, एंड यूथ लाइक मी आर विलिंग टू चेंज द। हिंदुस्तान भी भुगत रहा है इसको। आतंकवाद को जो वहां से एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, वो हिंदुस्तान भी भुगत रहा है। वी वांट टू लिव इन पीस। हम सबसे ज्यादा भुगत रहे, हम रोज अपने भाइयों के जनाजे देखते हैं, हम सबसे ज्यादा वर्स्ट सफरर्स। रमीज एक आदमी जो अपना माइंडसेट वैसा बना चुका हो, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना। मैं खुश हूँ कि शबनम लोन ने ऐसी बात की। मैं मीम अफजल साहब और संबित जी के पास जाऊंगा। संबित जी, आपने रमीज का भी बयान सुना, शबनम का भी बयान सुना। सुनने के बाद आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से खुश हैं, उनके साथ हैं, या सिर्फ कहने के लिए लिप सर्विस हो रही है? देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता हूं कि जो शबनम जी या रमीश जी कह रहे हैं वो लिप सर्विस है या हकीकत है, ये उनका मन जानता होगा। मगर मैं प्रधानमंत्री जी के बयान को आगे बढ़ाते हुए यही कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने आज पहली बार नहीं कहा कि हम गले लगाने चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग मेन स्ट्रीम में आए, जो अलगाववाद की तरफ बढ़ गए हैं। प्रधानमंत्री ने, आप याद कीजिए, पहले भी जाके खुद जम्मू कश्मीर में खड़े होकर अपने भाषण में कहा था कि नौजवानों के हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, नौजवानों के हाथ में किसी भी कीमत पर पत्थर नहीं होना चाहिए। जो नौजवान पत्थर छोड़कर कंप्यूटर अपनाएगा, उस नौजवान के सेटलमेंट के लिए, उस नौजवान को गले लगाकर उसको मेन स्ट्रीम में कैसे लाना है, इसकी चिंता खुद सरकार करेगी। और देखिए, बार बार ये ऑन द ग्राउंड ऑल्सो किस प्रकार इसको काम में परिणत करना है, यह प्रधानमंत्री जी ने खुद दिखाया है। चाहे फ्लड का सिचुएशन, जो कि दशकों में कश्मीर का सबसे बुरा फ्लड का सिचुएशन था, उसमें जिस प्रकार का रिलीफ ऑपरेशन रहा भारत के सरकार द्वारा, वह अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय रहा। दूसरा, आप देखिए 80,000 करोड़ का जो पैकेज दिया गया कश्मीर में, कि कश्मीर आगे बढ़े, क्यों दिया गया? यही तो गले लगाना होता है। गले लगाने का मतलब यह नहीं होता है लिटरली जाके हर किसी को गले लगाना। गले लगाने का अर्थ होता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, गले लगाने का अर्थ होता है रिक्रूटमेंट करना। वहां आर्मी का प्लेटून खोला गया और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को आह्वान किया गया कि आप आके रिक्रूटमेंट लीजिए। याद कीजिए, जब रिक्रूटमेंट लेने के लिए आम जम्मू और कश्मीर के बच्चे, हमारे मुसलमान भाई भी जा रहे थे, उनको अलगाववादी रोककर पीट रहे थे, और आपने उस वीडियो को दिखाया भी, मीडिया के माध्यम से वो वीडियो सामने आया।
जाकिर मूसा का वह भी वीडियो सामने आया कि कोई भी जाके आर्मी में भर्ती नहीं होगा। तो स्वाभाविक है यही गले लगाना होता है, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ पीपल। और देखिए, अलगाववादी, आतंकवादी और आवाम, ये तीन अ के बीच में फर्क कीजिए। जो आतंकवादी है उससे निपटना है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको छोड़ना इनजस्टिस होगा, जैसे अबू दुजाना हो या बुरहान वानी। अलगाववादी जो है वो दूसरा अ है, उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए प्रोत्साहित करना है कि आप मेन स्ट्रीम में आइए, आप मेन स्ट्रीम में आएंगे तो हम आपका स्वागत करेंगे, आप ऐसे अलगाववादियों के साथ मत बढ़िए। तीसरा आवाम, अरे आवाम तो हमारा जिगर का टुकड़ा है, आवाम तो हिंदुस्तानी है, आवाम तो चाहता है, 72% लोगों ने वोट दिया था, इसी आवाम ने वोट दिया था हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक सरकार बनाने के लिए। तो आवाम से तो कोई मतलब ही नहीं है कि कोई गाली करे या गोली मारे, आवाम को बचाने की लड़ाई हो रही है और यही प्रधानमंत्री जी ने कहा है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, लेकिन मीम अफजल साहब, जो हीलिंग टच की पॉलिसी है वो सबसे पहले कांग्रेस की सरकार ने अपनाई थी। कांग्रेस की सरकार पर आरोप भी लगा कि आपने 93 से 95 के दौरान आतंकवादियों को सेफ पैसेज दिया, लेकिन फिर भी हीलिंग का टच की जो पॉलिसी अपनाई, अटल जी की जिस पॉलिसी को आगे बढ़ाया कश्मीर के अंदर, उसके बाद भी जो परिणाम थे वो नहीं मिले थे। उसके बाद भी आपने सब लोगों से बातें की थी, अक्रॉस बोर्ड बातें की थी, लेकिन फिर भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी थी। आपको क्या लगता है, आप एक एक्स डिप्लोमेट है, संक्षेप में जानना चाहूंगा कि वहां की गाड़ी क्यों आगे नहीं बढ़ती है? क्योंकि वहां पर शैतानी फैलाने वाले मुट्ठी भर लोग आवाम को बरगला देते हैं। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया कल 15 अगस्त को, मैं समझता हूं कि उसको बहुत ही सीरियसली लेने की जरूरत है। और जो 3 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है और तकरीबन अब शायद 2 साल के करीब जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं, वहां पर जिस तरह की पॉलिसी थी उससे लगता है एक शिफ्ट है और इसे पॉजिटिव डायरेक्शन में देखने की जरूरत है। मैं तो इसको बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में देखता हूं। अभी मैं आपको एक वाकया सुना दूं तो आपको जरा आसान हो जाएगा मसला। गोली और गाली जो है ना, ये प्रधानमंत्री सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं बोल रहे हैं। अभी मैं और शबनम नूम एक ऑडियंस बेस्ड प्रोग्राम में टेलीविजन के थे 3 रोज पहले, जो 14 अगस्त को दिखाया गया, शायद 15 को भी दिखाया गया। उसके अंदर एक फौजी जनरल जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने गुस्से में आकर मुझको आतंकवादी कहा, और आतंकवादी नहीं, देश विरोधी कहा, आतंकवादी नहीं। और उसके साथ साथ शबनम नूम को यहां तक कि उन्होंने कह दिया कि मैं आपको गोली मार दूंगा। तो ये बहस जो हम लोग करते हैं कभी कभी, उसमें जो संजीदगी होनी चाहिए वो कश्मीर का जब इशू आता है तो नहीं रहती। अब एक ऐसा आदमी जिसको पिछले 4 साल से आप टेलीविजन पर देखते हैं, जिससे अभी आप आप खुद जानते हैं मेरा ताल्लुक से, अगर कोई आदमी मुझे देश विरोधी बोलेगा तो मेरे दिल पर क्या गुजरेगी, क्योंकि मैं कश्मीर के इशू पर बात कर रहा था। आई थिंक नाइंसाफी की बात भी नहीं की थी मैंने। आई थिंक मीम अफजल साहब, मैंने कोई भी क्या बोलता है, किसी दूसरे टीवी चैनल पर बोलता है, मेरा इससे कंसर्न नहीं है, मेरा इनसे कंसर्न नहीं है कि दूसरे चैनल पे क्या होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं मुमीन अफजल साहब, आप मेरे शो में 4 साल से आ रहे हैं, मैंने आज तक कोई गैर जिम्मेदारी की बात नहीं की है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन आपके चैनल के जरिए से एक पैगाम देना भी जरूरी है। मैं समझता हूं आज प्रधानमंत्री ने यह बात साफ कर दी है कि ना गोली कश्मीर में चलेगी और न गोली चलाने की बात कोई टीवी चैनल पर करना चाहिए किसी को। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो ये अभी फैसला किया गया है, इसको फौरी तौर पर सिर्फ वेलकम करने की जरूरत है, इसमें ज्यादा इफ और बट लगाने की जरूरत नहीं है। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से हूं और हम अपोजिशन में हैं, मैं चाहूं तो 10 इफ एंड बट लगा सकता हूं, लेकिन नहीं लगाऊंगा। ठीक है, ठीक है, इसलिए कि कश्मीर के और देश के हित में नहीं है ये बात। ठीक है, बिल्कुल मानी मैंने आपकी। अगर प्रधानमंत्री ने लाल किले की फसील से एक ऐलान किया है, वो भी यौम आजादी पर, तो हमको ये सोचना चाहिए। और दूसरी बातचीत का जो उन्होंने कहा गले लगाने का, तो मैं ये कहता हूं कश्मीर के लोगों को भी गले लगाने की जरूरत है, फौज के लोगों को भी
कश्मीरियों को गले लगाने की जरूरत है। अरे फौज तो लगा रही है साहब, कश्मीरियों को भर्ती कर रही है। सैलाब ज़दा कश्मीर मीर अफजल साहब, फौज तो लगा रही है, फौज तो कश्मीरियों को भर्ती कर रही है। आपको अवेयर होना चाहिए इस चीज से। संबित पात्रा जी, आप बोलिए। अगर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, मुझे लगता है देखिए यहाँ सब परिपक्व लोग बैठे हैं जिन लोगों को विषय के विषय में अच्छा पता है, और खास करके मीम अफजल साहब तो डिप्लोमेट भी रह चुके हैं, उनको बहुत ज्यादा इस विषय में एक्सपीरियंस है। देखिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमें कुछ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करना होगा, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अ टेररिस्ट एंड पीपल। आतंकवादी और जनता के बीच में आप पृथकता और डिफरेंसेस दिखाइए। यहां गले आतंकवादी को नहीं लगाना है, यहां अलगाववादी को भी गले नहीं लगाना है। अलगाववादी से रिक्वेस्ट करना है कि अगर वो मेन स्ट्रीम में आएगा, वो अपना अलगाववाद को छोड़कर, पाकिस्तान परस्ती को छोड़कर हिंदुस्तान में आएगा, हिंदुस्तान की बातें करेगा, तब वो स्टेक होल्डर बनेगा, तब जाके वो संविधान को मानेगा, और तब भारतवर्ष उसे स्टेक होल्डर मानेगा, उसे गले लगाएगा, और तमाम अधिकारों के साथ भारत उसके लिए अच्छा एक रास्ता बनाएगा जिसमें वो आगे बढ़ सके। और आवाम, जैसे मैंने कहा, वो तो बेचारी आवाम है, आवाम सफर करती है इन आतंकवादियों और अलगाववादियों के कारण। देखिए अभी फौज के विषय में बताया मीन साहब ने, और मुझे अफसोस है इस बात का कि फौज को भी गले लगाना चाहिए, मतलब फौज जाके जनता को गले लगाए। और कहीं ना कहीं दबी जुबान में इसका इंडिकेशन मिलता है कि ह्यूमन राइट वायलेशन फौज कर रही है। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। सबसे ज्यादा संबित जी गलत समझे, मैंने कहा कश्मीरी आवाम को चाहिए कि वो फौज को गले लगाएं। संबित जी गलत समझे आप। ठीक है, ये मैंने गलत समझ लिया था जी। ठीक है, मेरा वो मकसद बिल्कुल नहीं था। अलग थी फिर ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, फिर आपकी बात अच्छी है, मैं भी इसका स्वागत करता हूं, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। कश्मीरी आवाम को भी फौज को गले लगाना चाहिए। और देखिए सबसे बड़ी मैं यहां पे कहना चाहूंगा, राजनीतिक पार्टियां जिस प्रकार इसमें राजनीति करती रही हैं, आप देखिए सच्चाई जब तक छुपी रहेगी, हम आतंकवाद के तरीके से नहीं लड़ेंगे, हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे। अलगाववादियों को हम स्टेक होल्डर कहेंगे। देखिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है दीपक जी, अलगाववादियों को बार बार स्टेक होल्डर करने को प्रूव किया जा रहा है कि ये स्टेक होल्डर हैं। और मुझे लगता है इस डिबेट के माध्यम से भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के पीछे छुपकर यह बताने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है गले लगाना है, गाली नहीं देना है, गोली नहीं मारना है, मतलब ये जो बुरहान वानी था और ये जो अलगाववादी है ये अच्छे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री ने इन बुरहान वानी, ये अबू दुजाना और ये जो अलगाववादी है उनके लिए नहीं कहा, ये तो आम आवाम के लिए कह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा कि आम आवाम के लिए, लेकिन समझ नहीं आता कि आवाम अलगाववादी और आतंकवादियों से मैं बीच में एक पॉइंट कहना चाहती हूँ। ठीक है शबनम बोलिए। चौरसिया साहब, कैन आई कम इन? संबित जो कह रहे हैं तो यू शुड फॉलो बाय एग्जाम्पल। अभी देखिए जब संबित ने ओपनिंग रिमार्क्स दिए तो मैंने कहा कि मैं ये खुशाइंद बात है कि जो कल प्रधानमंत्री साहब ने कहा रेड फोर्ट से, और वाकई मैं बहुत इसमें उत्साहित थी। मैंने कहा कहीं सेंटिमेंट पकड़ लिया है हमारे प्रधानमंत्री साहब ने और आगे आगे बात बढ़ेगी। लेकिन देखिए संबित ने क्या ओपनिंग रिमार्क दिया कि मुझे शबनम लोन और रमीज साहब, ये जो हैं हमारे कश्मीरी, जो ये कहते हैं मुझे पता नहीं है ये सही है कि नहीं। तो अब आप मुझे बताइए, अगर ये ट्रस्ट डेफिसिट है, मैंने कहा मैं आपके मन की बात नहीं जानता हूं, मैं कैसे जानूंगा आपके मन की बात क्या है? नहीं, मैं बता दूं शबनम, मैंने ये कहा था क्या इनकी बात आपको लगती है? आपको मैंने कहा मुझे क्या पता उनके मन की बात क्या है, मैं कैसे जानूंगा? जो प्रधानमंत्री के बारे में कहा हम भी वेलकम करते हैं, आपको कहना चाहिए था। नहीं, यू शुड हैव सेड इट दैट आई सेकंड इट। जो वेलकम थोड़ी चल रहा है, यहाँ पे विमर्श चल रहा है शबनम जी। नहीं शबनम जी, उन्होंने सिर्फ इस बारे में कहा, मैंने सवाल में ये कहा, आप भी शबनम जी, मैंने सवाल के इंट्रोडक्शन में ये कहा कि सर्विस है क्या? मैं कैसे जानूंगा आपके मन में क्या है? जब व्हेन आई सेड समथिंग आई मेंट इट। व्हेन आई सेड समथिंग, देखिए मैं आपको चौरसिया साहब, ओबामा साहब ने जो अपनी किताब लिखी है, उन्होंने लिखा है एक जो उनकी सवाने हयात है, उसमें उन्होंने लिखा कि जिंदगी में अगर मुझे किसी चीज ने एक चीज जो सिखाई वो ये है कि सबसे ताकतवर अल्फाज होते हैं जो इंसान के मुंह से निकल आते हैं। इसलिए जब लोग
कुछ कहे तो उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। चलिए एक मिनट मेरा एक सवाल है, आदमी को सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो मुझे बताइए क्या बुरहान वानी को एक शहीद कहना, बुरहान वानी की शव यात्रा में लाखों लोगों का शामिल होना, क्या आप इसको एक अच्छी बात कहेंगी? क्योंकि शब्द ही तो सब कुछ है। उसका गुस्सा आया लोगों के मन में, तो इसमें गलत क्या है? मैं यहीं से शुरू होती हूँ जी। ये सही है कि सुनिए, मैं यहीं से शुरू होती हूँ जहाँ से मीम अफजल साहब ने कहा वाकई जनरल साहब अफजल साहब ने कहा वाकई जनरल साहब ने मुझे वहां कहा कि अगर आप लोग यू डोंट फॉल इन लाइन आपको भी गोली मार दी जाएगी। ये किस किस्म का वायलेंस हो रहा है यहाँ पे? वायलेंस इस मैडम मैं उसके चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। मैडम मेरे मामले में आप चैनल के नाम से डाइवर्ट नहीं कर सकती। मैं बड़ा सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कश्मीरी लोगों का, आवाम का ये कहना कि बुरहान वानी एक शहीद है ये सही है? क्योंकि आपने कहा लफ्जों की ताकत बहुत बड़ी है, आपने खुद ने कहा लफ्जों की ताकत बहुत बड़ी है। तो मुझे ये बताइए कि कुछ लोगों द्वारा ये कहना, ज्यादातर लोगों द्वारा ये कहना कि बुरहान वानी, सुनिए, बुरहान वानी एक शहीद था, क्या ये सही है? जी अब आप चौरसिया साहब मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा। बिल्कुल। परसों भी एक और प्रोग्राम में हम लोग थे तो संबित को मैंने उसका जवाब दिया। सुनिए, कश्मीर में मौत प्रोग्रामों की बात हो रही है, यहाँ तो बात करिए प्रोग्राम की, हर रात को और हर दिन को। वो हमारे सुनिए हमारे लड़के जिन्होंने हाथ में पत्थर या बंदूक उठाया है, हम ये चाहते हैं कि वो मौत को नहीं जिंदगी को तरजीह दें। हम ये चाहते हैं कि वो सपनों की उड़ान भरें। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने यही कहा है, मिस गवर्नेंस हुई वहाँ, करप्शन हुई वहाँ, नेपोटिज्म हुआ वहाँ, जो आप टैकल नहीं कर पाए 70 साल। क्या पता नहीं थी यहाँ पे नई दिल्ली में सब लोगों को? इसलिए हम इन लड़कों को, सुनिए, हम ये चाहते हैं कि इनको मैं इसका जवाब देता सेकंड चांस मिलना चाहिए था लाइफ में। तो बोला जा रहा है ना, हथियार छोड़े, सेकंड चांस ले, थर्ड चांस ले, फोर्थ चांस ले। मैं ये कह रहा हूँ हिंदुस्तान की, इंडिया की पॉलिसी बड़ी क्लियर है, इंडिया की पॉलिसी बड़ी क्लियर है। 70 साल से इंडिया की पॉलिसी बड़ी क्लियर है, हथियार छोड़े, पहला चांस मिले, दूसरा चांस मिले, तीसरा भी चांस ले। हथियार चलाए तो फिर चांस कैसे मिलेगा? दूसरा चांस देना पड़ेगा। नहीं, मुजफ्फर भाई कौन है? एमपी है। मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। आपके जो साथी हैं एमपी हैं, वो कौन थे? बुरहान की उम्र के थे वो उन्होंने बम चलाया था सादिक पे। शबनम जी, वो आर्म्ड मिलिटेंट थे, उनको कैसा सेकंड चांस मिला? निजामुद्दीन भट्ट को कैसा सेकंड चांस मिला? वो अलबत्ता तो लीजिए, फारूक अब्दुल्ला को अरे इतना परेशान मत होइए, वो जेके मिलेगा। अरे रुकिए, थोड़ा मेरे को फर्स्ट चांस तो दे दीजिए, मेरे को एक चांस। और हम अभी भी कह रही हूँ, मेरे को बोलने को एक चांस दे दीजिए। हम उसको सिस्टम का विक्टिम मानते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, कमाल है। बहुत बढ़िया, आप बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। आप मुझे चांस दीजिए बोलने के लिए। अब मुझे बोलने का मौका। एक मिनट संबित, मैं आपको बोलने दूंगा। मेरे साथ सुनीता अरोड़ा है, जिन्होंने 15 अगस्त को लाल चौक पे झंडा फहराया है, वंदे मातरम बोला है और भारत माता की जय बोला है। सुनीता जम्मू की रहने वाली है और कश्मीरी है। सुनीता, मैं आपसे जानना चाहूंगा, शबनम कह रही है हम बुरहान को आतंकवादी नहीं मानते, हम उसको सिस्टम का एक विक्टिम मानते हैं। उनके शब्द ये हैं, क्या आप भी बुरहान को सिस्टम का एक विक्टिम मानती हैं? और क्यों आपको जरूरत पड़ी कि आप लाल चौक पे जाके तिरंगा लहराएं? देखिए, सबसे पहले मैं शबनम लोन से ये कहना चाहूंगी कि मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, शबनम लोन जी, आपने बोला है, एक बार मुझे बोलने दीजिए। मैं ये कहना चाहूंगी आपको कि आप आतंकवादी को हीरो बनाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि हमारे जो वहां पे आने वाला युवा है वो इसमें पीड़ित हो रहा है। ऐसा मत करिए। अगर मेरा कल वहां इतनी मुश्किल हालात में जाकर झंडा लहराने का मकसद था, वो सिर्फ युवाओं को एक
शांति का संदेश देना था। आप टीवी चैनल्स पे बैठकर आतंकवादियों को हीरो मत बनाइए। जो हुआ वो ठीक नहीं था। अगर बुरहान वानी एक युवा था, उसने गन उठाई, वो गलत हुआ, वो मारा गया तो अपनी नीति से मारा गया, क्योंकि उसने वहां पे। तो आप सुनिए, आपका एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैंने शबनम जी आपको एक हर तरफ से इन आतंकवादियों की सराहना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने कश्मीर के युवा को बचाना है, जो युवा भटक रहा है, जिससे अलग दिशा पर लिया जा रहा है। मैंने अगर ये कदम उठाया है, मैं अगर आएंगे आपके वंदे मातरम गाने से ठीक हो जाएगा। शबनम जी आपके सवाल से ठीक हो जाएगा। मेरी बात आप क्या शबनम जी इन सिंबॉलिक चीजों से कश्मीर हम नहीं हो सकता। अरे भाई, आपके लिए कश्मीर एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। एक मिनट, शबनम जी और रमीज दोनों सुनिए, इसके बाद जाऊंगा। शबनम जी और रमीज जी दोनों सुनिए, शबनम जी और रमीज जी दोनों सुनिए। आप कहते हैं कश्मीर एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। अगर कश्मीर पॉलिटिकल प्रॉब्लम है तो देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल उसका एक सॉल्यूशन दे रहा है। आपको उससे भी चौरसिया साहब सुनिए, ऐसे मत चिल्लाइए, शांति शांति। वहाँ पे क्या लेने गई थी? पहले सबसे पहले मैं आपसे दीपक जी कि आप वहाँ की एक महिला है, आपको ये बात मुझसे नहीं पूछना चाहिए था। आपको मुझसे ये नहीं पूछना चाहिए कि आप क्या लेने वहाँ पे गई थी। कश्मीर मेरी मातृभूमि है, जहाँ पे मैं गई, झंडा लहराया और वहाँ के लोगों को ये संदेश दिया कि आप गन छोड़िए, पेन उठाइए, और आप उन लोगों को सराहना करती है जो गन उठाते हैं। नहीं, आप मुझे संबित को लाना पड़ेगा। सुनीता, मैं जवाब दूं? 1 मिनट के लिए खामोश जाऊंगा। झंडा लगाने नहीं गई 1 मिनट के लिए खामोश जाऊंगा। ताकत को इस्तेमाल करके वहाँ पर और हालात भड़काने गई थी। लेकिन अरे कैसे बोलेंगे हम लोग, बताइए। अरे कैसे गले लगाएंगे? ऐसे तो चिल्लाने से गले कैसे लगेंगे? ये आपका क्या गाली नहीं देना है। आप तो जुबान की गोली भी गाली भी दे रहे हैं। डिबेट का डिकोरम मेंटेन नहीं होगा तो मैं किसी का भी ऑडियो बंद कर दूंगा। आप अपनी भाषा को सही कर लीजिए। सुनीता, अब हो गया सुनीता, मैंने आपको मौका दे दिया। शबनम, आपको भी मौका दे दिया। दीपक जी, शबनम जी, आपको एक बात कहती हूँ, नहीं, सुनीता प्लीज हो गया। डॉक्टर बात्रा बोलिए। देखिए दीपक जी, मैं बड़े ध्यान से शबनम जी को सुन रहा था और आपने एक बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा, जो क्वेश्चन हम हर दिन लगभग वो सवाल पूछते हैं शबनम जी से, और शबनम जी हर बार वही उत्तर देती है कि बुरहान वानी एक विक्टिम है, बुरहान वानी आतंकवादी नहीं है। देखिए, कोई छोटी बात नहीं है। शबनम जी का मैं सम्मान बहुत करता हूं, लड़ता जरूर हूं मगर सम्मान करता हूं। महिला भी है और एक बुलंद आवाज है कश्मीर की, और सुप्रीम कोर्ट की एक लॉयर भी है। अगर इतना पढ़ने लिखने के बाद एक आतंकवादी को आतंकवादी मानने के लिए तैयार नहीं है और खुद शबनम जी मेन स्ट्रीम में नहीं आने को तैयार है, तो आप बताइए कैसे हम इस पूरे विषय को सॉल्व कर पाएंगे, इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक कैसे ले जा पाएंगे। अब दूसरी बात आप देखिए, अभी ये कह रहे थे कि मिस गवर्नेंस हुआ 70 वर्षों तक करप्शन रहा, 70 वर्षों तक खराब नेताओं का वहां प्रचलन रहा। इस कारण से वहां पत्थर और बंदूक उठाने के लिए बुरहान जैसे नौजवान, तथाकथित नौजवान, ये बाध्य हुए। आप बताइए, यहां एक और नौजवान आपके पास बैठा हुआ है जिसका नाम अमित कौल है, जो कश्मीरी पंडित है। उसको आपने अपने ही घर में बेदखल कर दिया, अपने ही घर से बाहर कर दिया। इस व्यक्ति ने, इस नौजवान ने पत्थर उठाया, इस नौजवान ने बंदूक उठाने की नौबत आती तो ये नौजवान तो माउंट एवरेस्ट उठाना चाहिए। हम शांति से प्रोटेस्ट करिए प्लीज, शांति से प्रोटेस्ट करिए। बहुत देर से मैं चुप था। अरे शांति से प्रोटेस्ट करिए, ऐसे नहीं, गाली नहीं देना है। जंतर मंतर जाकर प्रोटेस्ट करिए, यहाँ ऐसे नहीं, नहीं यहाँ ऐसे नहीं। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करिए, यहाँ
क्या आपके साथ कभी निकली है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए? क्या आपके साथ शबनम लोन आपको इतना डिफेंड कर रही है, आपको भाई बोल रही है? क्या ये निकली है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने? आपकी बात सुन रहा था, आप प्लीज शांति से सुनिए। मैं दो तीन चीजें मैं बोलना चाहता हूं। शबनम जी, हमने आपकी भी बातें सुनी और मैं सबकी बात सुन रहा था। पहली चीज मैं सुनीता जी के लिए बोलना चाहता हूं, वो इस देश के नागरिक हैं, उनका मन जब चाहे कश्मीर जाने के लिए वो जा सकती हैं। आप प्लीज सबसे रिक्वेस्ट एक बार सुनिएगा, चाहे वो वहां भारत माता के नारे लगाए या कुछ भी करे, वो उनका हक है। भारत का अभिन्न अंग कश्मीर है और वो कश्मीरी के नाते वो वहां जा सकती है। रही बात दूसरी बुरहान वानी की, बुरहान वानी को टेररिस्ट, उन्होंने टेररिज्म का पथ चुना, वो पत्थरबाजों के साथ उन्होंने अलगाववाद के लोगों के साथ दिया, उन्होंने टेररिज्म को चुना, तो उनके साथ ये होना ही था। बाकी कश्मीरी पंडित होने के नाते मैंने भी 27 साल या बाकी कश्मीरियों ने अलग प्रोग्राम रखिए। फिर नहीं, डिबेट की बात नहीं, मैं आप सबकी बात सुन रहा था तो आपको सुनना पड़ेगा। अब ये फिर बुरहान पे अलग प्रोग्राम रखिए। दीपक जी, आपने करना ये पूछना चाहता हूँ कि कश्मीर के बारे में सिर्फ कश्मीरी मुस्लिमों के बारे में बात क्यों होती है? नहीं, प्रोग्राम में आपके कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं रख सकता। माफ कीजिएगा, मैं आपके कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं रख सकता। बारे में बात क्यों नहीं होती है? कश्मीर का सिर्फ अंग मुस्लिम लोगों से नहीं है। और रही बात कब आज तक किसी कश्मीरी पंडित को वेलकम किया गया है, ये मेरे को सबसे जानना चाहता हूं मैं। बात रही कि हम कश्मीर में मुसलमान सिर्फ कश्मीर का अंग नहीं है, कश्मीरी पंडित भी है। कश्मीरी पंडित वहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मट्टू साहब वहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ये बताइए कमाल है। नहीं, और ये देखिए रही बात आर्मी के लिए, हमने बोला आपको ये समझना पड़ेगा कि ये यही वहाँ के लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति देती है। कश्मीरी मट्टू हो या बाकी जो भी है कश्मीर में, कश्मीरी तो वहां पर मुसलमान भी हैं। फिर राजनीतिक वहां कोई कल का स्टेटमेंट आप देखिए, जहां प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में एक भाईचारा लाने की बात की, वहीं राजनीतिक दलों ने क्या बोला कि भाई उनको जाके सैनिकों को समझाना चाहिए। क्यों सैनिकों को समझाना चाहिए? ये सैनिक ही हैं जो आप लोगों की रक्षा वहां कर रहे हैं। तो क्यों सैनिक अगर गलत कर 1200 आंखें निकाल दी गई 2017 में। अरे भाई साहब, 1990 से कहां थे? 1989 से आप बता सकते हैं वो? ह्यूमैनिटी 1200 आंखें निकाली गई। ये बोल रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा में नहीं करने दूंगा, ये टोटल गलत आंकड़े हैं। रमीज, आप इस तरीके से नहीं भड़का सकते। बीच में लाके हर चीज में नहीं वो कर सकते। आप ये बताइए कहां थे? 2016 में 1200 आंखें चुनी है। मैं इस बहस को क्लोज करता हूँ और रमीज दोनों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बुरहान वानी को आइडियलाइज करिए। हमारे यहाँ पे अमित कौल जैसे लोग भी हैं जिनको हमें आइडियलाइज करना चाहिए, आइडियोलॉजी से जिनकी प्रभावित होना चाहिए, और साथ ही साथ हमारे साथ सुनीता जैसे लोग भी हैं। तो अगर किसी की कोई किसी को आइडियलाइज करना चाहे, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन असल बात यह है कि प्रधानमंत्री के बयान को भी अगर समझना है तो लोगों को खुले दिल से उसे स्वीकार करना होगा, इफ्स एंड बट्स के साथ नहीं, कंडीशंस के साथ नहीं। तभी कश्मीर में शांति आ पाएगी। महाबहस में आज के लिए इतना ही।